Hello, welcome back, guys. Today we are going to start our new chapter, that is pile foundation. What is a pile foundation? Pile foundation ऐसी चीज़ है जब शैलो डेप्थ के बाद में भी हमारा सॉइल का कंडीशन ठीक नहीं रहता, मतलब सॉइल वीक रहता है, तो हम लोग को जो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है उसका लोड, दैट लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड सेफली टू द ग्राउंड. यही हमारे फाउंडेशन का काम होता था. ठीक है, तो हम लोग को एक सुटेबल डेप्थ चाहिए होती है जहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल हो और हम लोग अपने फाउंडेशन को रेस्ट करा सकें ताकि सेफली लोड को नीचे ट्रांसमिट किया जा सके. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि पाइल्स जनरली क्या होती हैं, स्मॉल डायमीटर की शाफ्ट होती हैं जिनको कि ग्राउंड में ड्राइव करके लगाया जा सकता है या उसको पुश भी किया जा सकता है ग्राउंड के अंदर. ठीक है, तो ये मोस्टली पाइल, एक सिंगल पाइल से तो लोड पूरा बेयर नहीं हो पाता है स्ट्रक्चर का. सो वी हैव टू पुट सम मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स इन द फॉर वर्किंग एज फाउंडेशन. तो जो मिनिमम नंबर ऑफ पाइल होती है दैट आर 3. ठीक है, मिनिमम इज़ 3 नंबर जो कि एक ग्रुप के तौर पे काम करती हैं. ठीक है, और ये जो पाइल्स होती हैं ये या तो रेजिस्टेंस जो होता है जो ज़मीन के अंदर जब जाती हैं तो ये या तो पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं या फ्रिक्शन डेवलप करती हैं. देखो, या तो फ्रिक्शन डेवलप करेंगी या उसके एंड पे ये पॉइंट बियरिंग या पॉइंट रेजिस्टेंस डेवलप करेंगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पाइल्स के. जैसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा हो जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड. ठीक है, मटेरियल यूज पे स्टील पाइल्स जिसमें स्टील यूज़ होगा. ठीक है, और इसमें हम लोग अलग अलग तरीके की कोटिंग भी कर सकते हैं इसको सेफ रखने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, लाइक इपॉक्सी कोटिंग भी की जा सकती है. ठीक है, देन कंक्रीट पाइल्स जिसमें कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर बना के हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लाइक प्री कास्ट पाइल्स भी उसको बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग पहले से कंक्रीट कास्ट करके लेके आ रहे हैं पाइल को तो प्री कास्ट पाइल हो जाएंगी वो. ठीक है, कास्ट इन सीटू पाइल जो साइट पे जाके हम लोग पाइल बनाएंगे दैट इज़ कास्ट इन सीटू पाइल. फिर आते हैं टिम्बर पाइल्स जो कि हमने टिम्बर के बारे में पढ़ा है. टिम्बर क्या होता है आपको पता है. तो टिम्बर पाइल्स जो लकड़ी से बनती हैं. ठीक है, उसके एंड पे हमको स्टील शूज़ लगाने पड़ते हैं. ठीक है, फिर लास्ट आता है इसमें मटेरियल के बेस पे कंपोजिट पाइल. जब कोई पाइल एक या उससे दो या उससे ज़्यादा मटेरियल से बना होता है तो उसे कहते हैं कंपोजिट पाइल. जैसे कुछ एक कोई स्टील का पोर्शन लगा, लोअर पोर्शन हम लोग पाइल का स्टील से बना दें और अपर पोर्शन उसका कंक्रीट का रख दें तो वो एक कंपोजिट पाइल हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लोड्स, जिसके बारे में अभी हमने बात किया. फ्रिक्शन पाइल्स और एंड बेयरिंग पाइल्स. फ्रिक्शन पाइल्स जो उसके जब पाइल को ज़मीन के अंदर लेके जा रहे होते हैं हम लोग तो उसके सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन जनरेट करके बनता है दैट इज़ फ्रिक्शन पाइल. और दूसरा आता है एंड बेयरिंग पाइल्स जो उसके एंड के रेजिस्टेंस के कारण आता है. ठीक है, ये दो टाइप. और इसके अलावा कंबाइंड एंड बेयरिंग और फ्रिक्शन पाइल, जब कोई पाइल दोनों एक्शन का यूज़ करके लोड को रेजिस्ट करता है देन इट इज़ कंबाइंड एंड बेयरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल्स. ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन इज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन. तो ड्राइव करके अगर हम लोग, मतलब जैसे स्क्रू को ड्राइव किया जाता है वैसे पाइल को अगर ड्राइव करके हम लोग अंदर ज़मीन में लगा रहे हैं तो वो ड्रिवन पाइल्स हो जाएंगी. ठीक है, ड्राइव एंड कास्ट इन सीटू जो कि एक केसिंग के फॉर्म को अगर हम लोग ज़मीन में लगाएं उसके बाद उसमें जो पाइल बनाना है जिस भी मटेरियल का वो मटेरियल डाला जाए. ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएंगी, ड्रिवन एंड कास्ट इन सीटू पाइल्स. फिर बोर्ड एंड कास्ट इन सीटू पाइल्स जिसमें कि एक होल को एक्सकेवेट किया जाएगा ग्राउंड में और उसको फिर कंक्रीट से फिल कर दिया जाएगा, दैट विल बी बोर्ड एंड कास्ट इन सीटू पाइल्स. नेक्स्ट है स्क्रू पाइल्स. ठीक है, जिनको स्क्रू किया जाएगा ज़मीन के अंदर, दोज विल बी स्क्रू पाइल्स. ठीक है, एंड जैक पाइल्स जो कि जैक हाइड्रोलिक जैक्स जैसे होते हैं उसकी तरह जैकिंग मेथड के
हेल्प से हम लोग उसको डाउनवर्ड फोर्स लगा के ज़मीन में लगाएंगे, दैट विल बी जैक पाइल्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन यूज़। तो जो लोड को बेयर करेंगे वो लोड बेयरिंग पाइल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर के लोड को नीचे फाउंडेशन में जो भेजेंगी दैट विल बी लोड बेयरिंग पाइल्स। फिर आ जाएंगी कंपैक्शन पाइल्स, जो कि लूज ग्रैनुलर सॉइल्स में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, तो जिनकी उन ग्रैनुलर सॉइल्स की डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए दैट विल बी कंपैक्शन पाइल्स, ठीक है। इसमें मोस्टली कंपैक्शन पाइल्स में क्या होता है, इसमें वाइब्रेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, वाइब्रेशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर आती है टेंशन पाइल्स, ठीक है। दीज पाइल्स आर यूज टू एंकर डाउन स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टेटिक अपलिफ्ट फोर्सेस और ओवरटर्निंग फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है शीट पाइल्स। शीट पाइल्स क्या होती हैं, जो कि अर्थ को या वाटर जो है उन सरफेसेस को, मतलब जैसे कोई हम लोग कहीं ऐसे ही सरफेस में यूज़ कर रहे हैं इस टाइप के पाइल को जहाँ पे वाटर को रिटेन करना है या अर्थ को रिटेन करना है, वहाँ पे हम लोग शीट पाइल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने लेटरल अर्थ प्रेशर वाले यूनिट में देखा था, ठीक है। फिर आती है फेंडर पाइल्स, ठीक है। ये फेंडर पाइल्स क्या होती हैं, फेंडर जो कि वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स को, जैसे जो डॉक्स होते हैं, हार्बर्स होते हैं, वहाँ पे फेंडर पाइल लगाई जाती हैं ताकि जो शिप्स आ रही हैं, शिप आके डॉक पे लगती हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब हो सकता है कि थोड़ा वियरिंग और टेयरिंग हो जाए, तो उस चीज़ को रोकने के लिए वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स में फेंडर पाइल लगाई जाती हैं। देन आता है एंकर पाइल। इनको एंकरेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दीज आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग एंकरेज फॉर एंकर्ड शीट पाइल्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल पुल के अगेंस्ट काम करती हैं, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे हॉरिजॉन्टल पुल का एक्शन लग रहा है, हॉरिजॉन्टल पुल मतलब जहाँ पे कोई खिंचाव जैसा हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे एंकरेज प्रोवाइड करती है एंकर पाइल्स, ओके। सो लास्ट क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल। तो इसमें दो टाइप की आती है, डिस्प्लेसमेंट पाइल्स जो कि सॉइल को लेटरली जब उसको पाइल को ड्राइव किया जाता है ज़मीन में तो उसको सॉइल को डिस्प्लेस करती हैं, ठीक है। और जिसके कारण लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने के कारण क्या होता है, सॉइल डेंस होना स्टार्ट हो जाती है। इस टाइप की पाइल्स को इंस्टॉल करने के कारण हो सकता है आसपास का जो रीजन है ग्राउंड का वो थोड़ा सा हीव हो जाए, हीव मतलब थोड़ा सा उठ के बाहर की तरफ आ जाए, ओके। देन देयर इज़ नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। जो बोर्ड पाइल्स होती हैं वो नॉन डिस्प्लेसमेंट टाइप की होती हैं, ठीक है, क्योंकि पहले सॉइल को रिमूव कर दिया जाता है बोर करने के बाद में, इसलिए वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इस टाइप के अगर हम लोग पाइल को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सॉइल में ज़्यादा स्ट्रेस का चेंज नहीं होता है, और हमको पता है स्ट्रेस चेंज होने से प्रॉब्लम हो जाता है, जो ओरिजिनल उसके इंटेंसिटी हम लोग मेजर करते थे उसमें वेरिएशन आनी चालू हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण जो भी हम लोग बीयरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर बीयरिंग कैपेसिटी अगर फाइंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ओके। फर्दर वी मूव ऑन टू पाइल ड्राइविंग। पाइल ड्राइविंग मतलब हम लोग किन मेथड से पाइल को ड्राइव कर सकते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो एक तो होता है हैमर ड्राइविंग, ठीक है, जिसमें आपका ड्रॉप हैमर आ जाएगा। ये डायग्राम आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये पुल्ली लगा हुआ है, ये आपका क्रेन जैसा मशीन रहेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक जैक से ये पुल्ली ऊपर लगा है और ये इसमें चेन लगी होती है, ठीक है, और ये हैमर लगा होगा इसके ऊपर, ठीक है। ये हैमर को बार बार ऊपर ले जाके इस गाइड के मदद से एक ही डायरेक्शन में रख के पाइल को नीचे ज़मीन में बार बार स्ट्रोक करके स्ट्राइक करके नीचे की तरफ पुश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ और भी है, जैसे ये पहला ड्रॉप हैमर था, फिर है सिंगल एक्टिंग हैमर, ठीक है, जहाँ पे स्टीम प्रेशर यूज़ होगा हैमर को उठाने के लिए। फिर डबल एक्टिंग हैमर, ठीक है, डबल एक्टिंग हैमर में क्या होगा, इसमें एयर प्रेशर को यूज़ किया जाएगा, एयर प्रेशर से रेज़ किया जाएगा हैमर को, और फिर जब वो रिक्वायर्ड हाइट तक उसको पहुंचा दिया जाएगा, उसके बाद उसमें एयर प्रेशर लगा के उसको नीचे की तरफ पुश भी किया जाएगा, ठीक है, जिससे
एनर्जी ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड कर सकें, तो ज़्यादा जो हार्ड सरफेसेस हैं थोड़े वहाँ पे यूज़ किया जा सकेगा। फिर डीजल हैमर, जहाँ पे डीजल का यूज़ होगा, ठीक है, डीजल आपको पता है फ्यूल है, फ्यूल के तौर पे डीजल यूज़ होगा, तो वो हैमर हो जाएगा डीजल हैमर, ठीक है। देन आते हैं, ये थे आपके हैमर के टाइप। देन आता है वाइब्रेटरी पाइल ड्राइवर, ठीक है। तो वाइब्रेटरी पाइल ड्राइवर क्या करता है, वाइब्रेशंस क्रिएट करता है ज़मीन के अंदर। और हमने जैसे देखा था सॉइल मैकेनिक्स में कि क्या होता है, वाइब्रेशन कहाँ पे यूज़फुल होता है, जहाँ पे सैंडी सॉइल हो, ठीक है, कोहेजनलेस सॉइल जहाँ पे होता है वहाँ पे वाइब्रेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है, और वहाँ पाइल ड्राइविंग वाइब्रेटरी पाइल ड्राइवर से किया जाता है। नेक्स्ट इज़ जेटिंग टेक्निक, जहाँ पे जहाँ पे कोई सॉफ्ट लेयर की सॉइल के ऊपर कोई हार्ड लेयर है, थिन हार्ड लेयर है, वहाँ पे हम लोग जेटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब पानी का एक जेट हम लोग पाइल के बॉटम से निकालते हैं, और जो लूज़ मटेरियल है उसको तोड़ता हुआ पाइप के साथ में ही जो केसिंग लगी होगी उसके साथ ऊपर वो पूरे लूज़ मटेरियल को लेके आ जाता है, ठीक है। एंड देन we can drive the pile slowly downwards. And the last one is partial augering method. बैटर पाइल्स जो इंक्लाइन पाइल्स होती हैं उनको धीरे धीरे एडवांस किया जाता है ज़मीन के अंदर बाय दिस पार्शियल ऑगरिंग मेथड। ऑगर क्या होता था, एक डिवाइस होता था जिसको हम लोग टर्न करके ज़मीन के अंदर, जैसे वो हम लोग स्क्रू को टर्न कर करके अंदर ज़मीन में लगाते थे, सैम्पलिंग टेक्निक जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो वही ऑगर, पावर ऑगर एक यूज़ किया जाता है जिससे होल किया जाता है ज़मीन के अंदर एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, उसके बाद पाइल को इंसर्ट कर दिया जाता है उस होल के अंदर, और उसको हैमर की मदद से जिस डेप्थ तक हमें वो लेके जाना है पाइल को, उस डेप्थ तक लेके जाया जाता है। तो अभी तक जो हमने देखा वो क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज़ पाइल लोड कैपेसिटी, ठीक है। और ये पाइल लोड कैपेसिटी हम लोग को सिंगल पाइल के लिए भी पढ़ना होता है और पाइल ग्रुप के लिए भी पढ़ना होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने बेसिकली अभी देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ पाइल कितनी होती है पाइल ग्रुप में, 3 पाइल्स, ठीक है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सिंगल पाइल लोड कैपेसिटी निकालनी है, तो हम लोग सिंगल पाइल लोड कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे है पाइल लोड कैपेसिटी इन कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कंप्रेशन फोर्स ही लगता है पाइल के ऊपर, ओके। तो पाइल लोड कैपेसिटी इन कंप्रेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके कई मेथड है, ठीक है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोग के लिए है दैट इज़ स्टैटिक पाइल लोड फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पाइल ड्राइविंग फार्मूला, एंड थर्ड इज़ पाइल लोड टेस्ट। इसको कंफ्यूज मत होना प्लेट लोड टेस्ट के साथ में, दिस इज़ पाइल लोड टेस्ट। बियरिंग कैपेसिटी शैलो फाउंडेशन वाले यूनिट में हमने पढ़ा था प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। हियर इट इज़ पाइल लोड टेस्ट। एंड लास्टली जो मेथड है वो है कोरिलेशन विद फील्ड टेस्ट डेटा, ओके। सो व्हाट इज स्टैटिक पाइल लोड फार्मूला? सिंगल पाइल लोड कैपेसिटी या हम लोग बोले अल्टीमेट लोडिंग कैपेसिटी अगर निकालनी है हमें सिंगल पाइल की, तो हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिक पाइल लोड फार्मूला। एंड व्हाट इज़ दैट फार्मूला? क्यू यू इज इक्वल टू क्यू यू पी प्लस क्यू यू एफ। क्यू यू क्या है? अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल। क्यू यू पी क्या है? अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ पॉइंट बियरिंग पाइल। क्यू यू एफ क्या है? अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ फ्रिक्शन पाइल, ठीक है। देन इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। क्या? जब पॉइंट बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज़ क्यू यू पी अगर ज़्यादा है किससे? क्यू यू एफ से, फ्रिक्शन बियरिंग कैपेसिटी या फ्रिक्शन कैपेसिटी जो है पाइल की, उससे अगर पॉइंट बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो पाइल कौन सी कहलाएगी? द पाइल विल बी पॉइंट बियरिंग पाइल, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर फुल मोबिलाइजेशन ऑफ फ्रिक्शन relative movement between the soil and the pile is 0.1 to 1% of the diameter of the pile। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेना, याद रखना कि जैसे हम लोग स्टेबिलिटी वाले चैप्टरों में भी देखा था हमने कि फुल मोबिलाइजेशन मतलब अलोंग द
होल सरफेस ऑफ द पाइल फुल मोबिलाइजेशन होने के लिए फ्रिक्शन की जो रिलेटिव मूवमेंट है सॉइल और पाइल की दैट शुड बी 0.1 to 1% of the diameter of the pile. Okay. Next, for full mobilization of point bearing resistance, relative movement required is 10 to 20% of the diameter of the pile. ठीक है. पिछले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फॉर फुल मोबिलाइजेशन ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे फॉर फुल मोबिलाइजेशन ऑफ पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस. ठीक है. इसके लिए कितना रिलेटिव मूवमेंट होना चाहिए सॉइल और पाइल के बीच में? 10 to 20% ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइल. ओके गाइस, तो ये फार्मूला ड्रिवन पाइल सैंड के केस में आ जाते हैं हम लोग. फार्मूला हमारा वही है क्यू यू इक्वल टू क्यू यू पी प्लस क्यू यू एफ. ठीक है, जिसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ ऑफ बी गामा एन गामा. ठीक है, ये हमने बेयरिंग कैपेसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो सैंड के केस में क्या हो जाता है? सैंड मतलब कोहेजनलेस सॉइल, तो सी वाला जो टर्म है वो तो ज़ीरो हो जाएगा. तो हमारे पास क्या फार्मूला बचेगा? क्यू एन क्यू, जो कि कहाँ पे लग रहा होगा? बेस पे. ठीक है, प्लस हाफ ऑफ बी गामा एन गामा इंटू ए बी प्लस के इंटू सिग्मा जेड का बार एवरेज टर्म है ये. ठीक है, मतलब जो स्ट्रेस है ये एवरेज स्ट्रेस होगा इंटू टैन डेल्टा इंटू ए एस. ए एस क्या है? एरिया ऑफ द सरफेस. सिग्मा बार एवरेज क्या है? इट इज़ द एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस along the length of the pile. Q है इफेक्टिव स्ट्रेस एट द बेस ऑफ द पाइल. हाफ बी गामा एन गामा क्या है? जो हमने देखा था कि सॉइल के वेट के कारण लगने वाला जो फोर्स है. ठीक है, इट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू क्यू एन क्यू. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. के एंड डेल्टा क्या है? दीज आर द कॉन्स्टेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द पाइल एंड टाइप ऑफ सॉइल. ठीक है, तो ये था हमारा सैंड के केस में ये फार्मूला, पाइल लोड फार्मूला. अभी हमने ड्रिवन पाइल के बारे में पढ़ा. अगर हम लोग बोर्ड पाइल के बारे में पढ़ते हैं सैंड में, तो हम लोग क्या इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे? वैसे होता क्या है, बोर करने से क्या होता है? के की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है. ठीक है, स्मॉल हो जाती है. ठीक है, और के की वैल्यू जब स्मॉल हो जाती है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी उस पाइल की बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द ड्रिवन पाइल. ठीक है, क्योंकि हम लोग सैंड की बात कर रहे हैं. ठीक है, नॉर्मली के हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए 0.5 के आसपास लेते हैं. और डेल्टा जो पीछे हमने अभी देखा था फॉर्मूले में, डेल्टा वो किसके बराबर? एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाई के बराबर लिया जाता है. ठीक है, पॉइंट बियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस बोर्ड पाइल के केस में लगभग लिया जाता है हाफ. किसके हाफ? जो आपका ड्रिवन पाइल में यूज़ हुआ था पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस, उसका हाफ लिया जाता है. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है बोर्ड पाइल का? क्यू यू इक्वल टू क्यू एन क्यू बाई 2 इंटू ए बी प्लस के इंटू वही सिग्मा बार एवरेज इंटू टैन डेल्टा इंटू ए एस. और यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये किसके बराबर लिया जाता है? फाई के बराबर. और जैसे के के बारे में बताया, के की वैल्यू कितनी ली जाती है? लगभग 0.5. ठीक है, लास्टली अगर हम लोग आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे आ जाए तो ये जो फार्मूला हमने पढ़ा अभी तक हमने सैंड के लिए पढ़ा था. अगर हम लोग इसको क्ले के लिए लिखना चाहें तो क्ले के लिए फार्मूला आ जाएगा सेम फार्मूला. यहाँ पे अब क्ले है मतलब कोहेजन फैक्टर आ जाएगा, तो सी एन सी यहाँ पे यूज़ होगा. ठीक है, सो फार्मूला विल बी सी एन सी इंटू ए बी प्लस अल्फ़ा सी इंटू ए एस, वेयर अल्फ़ा इज़ एडेशन फैक्टर. सी क्या है? जो वैल्यू सी की लेनी है एवरेज सी अलॉन्ग द लेंथ. सी मतलब कोहेजन इंटरसेप्ट जो भी वैल्यू होगी. ठीक है, और एन सी की वैल्यू नियरली हम लोग 9 के आसपास लेंगे क्ले के केस में. ठीक है, बाकी इससे कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखना है हमको कि द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ लार्जर फॉर सॉफ्ट क्ले.
हम लोग क्ले में भी अगर सॉफ्ट क्ले की बात करेंगे तो एडेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एंड इट्स वैल्यू विल बी स्मॉलर फॉर स्टिफ क्ले। ठीक है, ये सॉफ्ट क्ले और स्टिफ क्ले मैंने आपको बताया हुआ है कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज़ फॉर वेरी सॉफ्ट क्ले अल्फ़ा की वैल्यू नियरली 1 रखते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं। और एंड फॉर वेरी स्टिफ क्ले इट इज़ टेकन एज अल्फ़ा इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि स्टैटिक लोड फार्मूला अगर हम लोग को देखना है, ये जितने भी फार्मूलाज हैं उसमें हमको अगर देखना है कि क्या इम्पोर्टेंस है किसकी, तो हम लोग स्टैटिक लोड फार्मूला को एज अ गाइड यूज़ कर सकते हैं फॉर लोड कैपेसिटी एस्टिमेशन ओनली। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है सॉइल का वो कहाँ से मिलेगा हमें, पाइल लोड टेस्ट करके। ठीक है, तो हम लोग जो कंडीशन है, फील्ड कंडीशन है, वहाँ पे पाइल लोड टेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पाइल लोड टेस्ट की वैल्यूज़ जो आती हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग को ये जो पॉइंट्स हमने बात की हैं, ये टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया है वो सब समझ में आएगा और आप लोग इसको देखो, और कोई डाउट हो तो हम लोग फिर इसके ऊपर आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर।